तांगे वाले का अनपढ़ बेटा कैसे बना नंबर वन डॉन। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अतीक अहमद की। ठीक है, अतीक अहमद माफिया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का। ठीक है, आज हम इसके जीवन के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बार से इसका कैरियर क्या रहा, इसने कैसे गुनाहों के रास्ते पर चला। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद अतीक अहमद को खुद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। एक तांगे वाले के बेटे से लेकर माफिया बनने तक अतीक के गुनाहों का बही खाता बहुत लंबा है। ठीक, इसके गुनाहों का बही खाता इतना लंबा है कि हमारी स्क्रिप्ट छोटी पड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि उसके पूरे गुनाहों को इस वीडियो में कवर किया जाए। ठीक, तो शुरुआत करते हैं प्रयागराज से। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूट आउट केस में नामजद होने के बाद माफिया अतीक अहमद एक बार फिर से सुर्खियों में है। अपने गुनाहों की डायरी में सबसे सनसनीखेज वारदात की स्क्रिप्ट लिखने के चलते एक तरफ उसे पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का डर सता रहा है, तो दूसरी तरफ सियासी सरूप के चलते विपक्षी पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता उसके खिलाफ हो रहे हैं। कानूनी एक्शन के सामने दीवार बनकर माफिया का बचाव करते नजर आ रहे हैं। गुनाहों की लिस्ट जितनी लंबी है उससे कतई कम उसकी सियासी उपलब्धियां नहीं हैं। ठीक, जितना उसका गुनाहों में, ठीक है, लंबी लिस्ट है, तो उसकी राजनीति में भी उसकी कोई लिस्ट कम नहीं है। ठीक, जितना वह गुनाहों में है उतना राजनीति में भी नंबर 1 का है। माफिया गैंग लीडर है, हिस्ट्री सीटर है, बाहुबली है, दबंग है, तो साथ ही आतंक का दूसरा नाम भी है। लेकिन इन सब के बावजूद 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से सांसद भी रहा है। अतीक अहमद 5 बार पश्चिमी इलाहाबाद, जो फिलहाल प्रयागराज रह चुका है, वो 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर लोकसभा सीट से सांसद भी रहा है, जहां से कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकसभा का चुनाव लड़ते थे। डर, आतंक और दबंगई के बावजूद अतीक के खिलाफ 100 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सिस्टम उसके इशारे पर कुछ इस तरह से नाचता है कि आज तक उसे एक भी मामले में सजा नहीं हो पाई। ठीक, अतीक की हनक और भौकाल का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट के 10 जजों के मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। हाई कोर्ट के 10 जज उससे इतने डरे थे कि उसकी सुनवाई से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं माफिया अतीक अहमद का आतंक। ठीक है, उसका आतंक कैसे रहा। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद हाई कोर्ट ने उसे एक फैसले में टिप्पणी लिखते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि प्रयागराज के कुछ इलाकों में अब भी कानून का नहीं बल्कि अतीक का राज चलता है। इन इलाकों में खाकी का नहीं बल्कि अतीक का इकबाल बोलता है। 4 बार पहले सुप्रीम कोर्ट ने तलख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर की जेल में रखने का आदेश दिया था। अतीक के बारे में कहा जाता है कि वह इतना शातिर और खूंखार है कि अपराध से लेकर कारोबार और दबंगई से लेकर सियासत तक में भी उसके रास्ते आया। उसका अंजाम चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक एक जैसा ही हुआ। ठीक है, ये इतना शातिर है कि इसके रास्ते में जो कोई भी आता है उसको यह अपने रास्ते से हटा देता है। हटाने मतलब उसको मरवा देता है। योगी राज में भी जेल में रहते हुए वह अपहरण कराकर अगवा हुए शिकार को कैद खाने में बुलाकर उसकी पिटाई करता था। इसकी इतनी दबंगई कि अगर जो उसके रास्ते में आता था उसको किसी न किसी अपराध में फंसाकर उसे जेल भिजवाकर उसी जेल में पिटाई करता था। अब जानते हैं कि तांगे वाले
कि बेटा बना अपराध जगत का बादशाह। ठीक। एक तांगे वाले का अनपढ़ बेटा अतीक इतना महत्वाकांक्षी है कि पैसों के खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसने सियासत को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का आर्थिक जगत साम्राज्य खड़ा कर लिया। ठीक। आर्थिक जगत साम्राज्य खड़ा कर लिया। बताइए, इतना बड़ा, अरबों रुपयों का। अतीक के गुनाहों की दुनिया इतनी बड़ी है कि उसने अपने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। वह खुद गुजरात की साबरमती जेल में बंद है तो छोटा भाई अशरफ यूपी की बरेली जेल में, बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में और दूसरा बेटा अली अहमद प्रयाग की नैनी जेल में। तीसरे बेटे अरशद पर उमेश पाल शूट आउट केस में 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है और पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। अहजम और आबान इसके 2 नाबालिग बेटे हैं जो बाल संरक्षण गृह में बंद हैं। इसका मतलब कि भाई, पत्नी, बेटे सब लोग इस दुनिया में, अपराध जगत की दुनिया में सभी लोग संलिप्त हैं। बात करते हैं माफिया अतीक के अतीत की, उसके पास्ट की, उसके प्राचीन। ठीक है। एक दौर था जब अपराधी सियासत की शतरंज बिसात पर मोहरे की तरह इस्तेमाल होते थे। वह नेताओं के लिए जान लेने व देने में कतई नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन 90 के दशक की शुरुआत से पहले क्षेत्रीय पार्टियों की आसमान छूती महत्वाकांक्षाओं के अपराधियों को ही सत्ता में भागीदारी बना दिया। जो क्रिमिनल एनकाउंटर से बचने व दूसरे फायदों के लिए सत्ताधारी नेताओं की परिक्रमा करते नहीं थकते थे, वह खुद जनता के मुखार बनने लगे। क्रिमिनल्स के सफ़ेदपोश बनने और अपराध के राजनीतिकरण के बदलाव वाले इस दौर में सबसे चर्चित नाम प्रयागराज के अतीक अहमद का था। ठीक है। ये बात है 1900 की। ठीक है। 1990 दशक की, जब क्षेत्रीय पार्टियों का गठन हो रहा था, तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उसके नेता बनते थे वह यही आपराधी जगत के ही लोग बनते थे। करीब 58 साल के अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज़ भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। वह तांगा चलाते थे। बेहद मामूली घर के हाजी फिरोज़ की माली हालत ऐसी नहीं थी कि वह अतीक समेत अपनी दूसरी औलादों को बेहतर तालीम दिला सके। ठीक। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ सन 1983 में जो पहली FIR दर्ज हुई, उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। ठीक है। 18 साल वो कंप्लीट भी नहीं किया था, 17 साल 6 महीने की थी। एक प्रकार से बोले नाबालिग था। ठीक। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वह जिले की कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनने लगा। अतीक और पुलिस में लुका छिपी का खेल आम हो गया था। एक वक्त ऐसा भी आया जब अतीक और उसके करीबियों पर पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने का खतरा मंडराने लगा। ठीक। अब हम बात करेंगे अतीक का राजनीतिक करियर। पुलिस एनकाउंटर से बचने के लिए अतीक ने सांप्रदायिक कार्ड खेला और सन 1989 में यूपी के विधान सभा चुनाव में इलाहाबाद वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर
किस्मत आजमाई। उस दौर के हालात के चलते अतीक को चुनाव में कामयाबी मिल गई और वह माननीय विधायक बन गया। बताइए, एक खुखार अपराधी विधायक बन गया। सन 1989 के इस चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसी ही आपराधिक छवि का चांद बाबा भी मैदान में उतरा था। चांद बाबा उस दौर का एक खुखार अपराधी माफिया था। ठीक, अतीक को यह बात इतनी नागवार गुजरी थी कि वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही उसने रोशनबाग इलाके के कबाब पराठे की दुकान पर उसे अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया। चांद बाबा को इसने सन 1989 के चुनाव के रिजल्ट से पहले ही एक पराठे की दुकान थी, ठीक, वहाँ पे इसको मरवा दिया। इसके बाद वह इसी इलाहाबाद सिटी वेस्ट से सन 1991, 1993, 1996 और 2002 में भी लगातार जीत हासिल करता रहा। पहला 2 चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में वह आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा, लेकिन सपा बसपा गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। सन 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया। तो वही 2002 में डॉक्टर सोने लाल पटेल ने अपना दल से 2002 के चुनाव के वक्त वह अपना दल का प्रदेश अध्यक्ष बना था। 2002 में अपना दल पार्टी ने उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और हेलीकॉप्टर से यूपी के कई जगहों पर प्रचार के लिए गया था। उसने अपने साथ अपना दल के 2 और उम्मीदवार को जीत दिलाई थी। साल 2004 में फिर से सपा में न सिर्फ उसकी वापसी हुई, बल्कि मुलायम सिंह की पार्टी से उसे फूलपुर से सांसद चुना गया। जो कभी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सीट हुआ करती थी। 2004 में सांसद चुने जाने के तक अतीक ने जिस भी चुनाव में किस्मत आजमाई उसे हर जगह कामयाबी मिली। ठीक, अब हम बात करते हैं राजू पाल हत्याकांड के बाद शुरू हुआ पतन। देखिए, सन 2005 में दिन था 25 जनवरी का। प्रयागराज में एक ऐसी घटना घटी जो न सिर्फ इतिहास बन गई, बल्कि उसने अतीक और उसके परिवार के सियासी करियर को तबाह करके रख दिया। ठीक, वह तारीख थी 25 जनवरी 2005। इस घटना के बाद भी अतीक ने लोकसभा और विधानसभा के कई चुनाव लड़े, लेकिन हर एक चुनाव में नाकामी उसके हिस्से आई। दरअसल सांसद बनने के बाद अतीक को विधानसभा की सदस्यता छोड़नी पड़ी। अतीक ने अपने इस्तीफे से खाली हुई सीट पर अपने छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को सपा का टिकट दिलवा दिया। अशरफ के मुकाबले बीएसपी के क्रिमिनल राजू पाल को टिकट दे दिया। जब वह विधायक से सांसद बना तो वह विधायक पद से उसने इस्तीफा दे दिया। उस विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद उसकी जो सीट खाली थी तो वह सोचा क्यों ना अपने घर के ही किसी को विधायक बना दिया जाए। तो उसने अपने छोटे भाई अशरफ को सपा से टिकट दिलवाया और विपक्ष पार्टी जो सपा अब बसपा, ठीक है, बसपा रही, उसने बसपा से राजू पाल को टिकट दिया। 2 बाहुबलियों की लड़ाई में अशरफ चुनाव हार गया और राजू पाल विधायक चुन लिया गया। विधायक बनते ही राजू पाल पर कई बार जानलेवा हमला हुए। 25 जनवरी 2005 को शहर के धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। विधायक की हत्या का आरोप अतीक और अशरफ पर लगा। इस मामले में दोनों भाइयों को जेल भी जाना पड़ा। राजू पाल की हत्या के बाद सिटी वेस्ट पर दूसरा उपचुनाव हुआ। तत्कालीन मुलायम सरकार ने
इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ दिया और सरकारी मशीनरी की मदद से अशरफ विधायक चुन लिया गया। इसी सीट से साल 2007 के चुनाव में अशरफ और 2012 में अतीक को हार का सामना करना पड़ा। राज्यपाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वह आज तक नहीं उबर सका और वह उसके लिए नासूर बन चुका है और अब मिट्टी में मिलने की कगार पर पहुंच चुका है। अतीक ने साल 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ से अपना दल के टिकट, 2014 में श्रावस्ती सीट के समाजवादी पार्टी के टिकट, 2018 में फूलपुर सीट के उपचुनाव में आज़ाद और 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वाराणसी सीट से पीएम मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगहों पर उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। श्रावस्ती को छोड़कर लोकसभा के बाकी 3 चुनावों में उसे उसकी जमानत तक जब्त हो गई। बुरा हाल हो गया। कब से? 2005 से। अतीक अहमद ने खड़ा किया अरबों का साम्राज्य। अतीक अहमद का जो साम्राज्य है वो करोड़ों का नहीं, अरबों का है। ऐसा नहीं है कि सफ़ेद पोश बनने के बाद अतीक ने काली कारतूतों से तौबा कर ली हो, बल्कि यह कहा जा सकता है कि वक्त के साथ उसके अपराधों की संख्या बढ़ती चली गई। उसने सियासत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और हत्या, जानलेवा मामले, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देता रहा। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज़्यादा फोकस किया और आपराधिक घटनाओं के बजाय अपना आर्थिक साम्राज्य मजबूत करने में लग गया। तमाम बेईमानी संपत्ति बनाई, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके के लिए और बाद में कमीशन लेकर उससे दूसरों को दे देता था। देश के तकरीबन 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। उसकी नामी और बेनामी संपत्तियां हैं। रियल एस्टेट के, रेलवे के स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का है। ठेके के कई काम वह अपने लोगों से कराता है, तो साथ ही तमाम ठेके कुछ कमीशन लेकर दूसरों को ट्रांसफ़र कर देता है। रंगदारी वसूली और गुंडा टैक्स से भी वह अपने अरबों रुपए कमाए हैं। सन 1995 में लखनऊ के चर्चित स्टेट गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक का नाम उछला था। अतीक ने सफ़ेद पोश बनने का किस तरह दुरुपयोग किया, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ 90% से ज़्यादा मुकदमे जनप्रतिनिधि बनने के बाद ही दर्ज हुए हैं। कभी महंगी गाड़ियों के काफिले तो कभी घोड़े पर सवार होकर असलधारियों, ठीक है, हथियारों की फौज के साथ जब वह सड़कों पर चलता था तो किसी फिल्मों के डॉन सरीखा नज़र आता था। संगठित अपराधों को अंजाम देने और खुद को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की वजह से उसे माफिया कहा जाने लगा। अब हम बात करते हैं अतीक अहमद के गुनाहों का बही खाता। अतीक अहमद इंटर स्टेट गैंग का संचालक है। उसके गैंग का नंबर IS 227 है। उसके गैंग में 121 एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलाहों का जखीरा है। प्रयागराज पुलिस ने उसकी हिस्ट्री शीट भी खोल रखी है। शहर के खुल्लाबाद थाने में उसकी हिस्ट्री शीटर का नंबर 53A है। अतीक के बाद अब तक करीब 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इसमें मायावती राज में एक ही दिन में दर्ज किए गए 100 से ज़्यादा मुकदमे भी शामिल हैं, जिन्हें हाई कोर्ट के आदेश पर बाद में एक्सपंज कर दिया गया था। उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की संख्या अब बढ़कर 101 हो गई है। बड़ी संख्या में
उसके मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं, जबकि सबूतों और गवाहों के अभाव में तमाम मुकदमों में बरी हो चुका है। अभी तक उसे किसी भी मुकदमे में सज़ा नहीं मिल सकी है। मौजूदा समय में उसके खिलाफ 58 मुकदमे एक्टिव हैं, जिसमें से 50 के करीब मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, जबकि बाकी मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है। अतीक अहमद को माफिया, बाहुबली और डॉन यूं ही नहीं कहा जाता। सख्त सरकार और जेल में रहने के बाद भी उसके जुर्म का सिक्का चलता है। वह जेल की सलाखों के पीछे से भी अपनी सल्तनत चलाने में माहिर है। देवरिया जेल में कैद रहते हुए उसने न सिर्फ लखनऊ के एक कारोबारी का अपहरण कर उसे जेल में बुलवाया, बल्कि वहाँ उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी वायरल कर दिया, ताकि बाहर उसके नाम की दहशत बनी रहे। इसी तरह उसने प्रयागराज के एक कारोबारी का अपहरण कराकर उसे जेल बुलवाया और खुद उसकी पिटाई भी की थी। उमेश पाल शूट आउट केस में वारदात को अंजाम देने वाले एक भी शूटर ने चेहरे पर नकाब नहीं रखा था। अतीक के बेटे असद ने भी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की थी। शूट आउट को फिल्मी अंदाज में बेखौफ तरीके से सिर्फ इसीलिए अंजाम दिया गया था ताकि अतीक और उसके गैंग का टेरर फिर से कायम हो सके। प्रयागराज की शूट आउट यूनिवर्सिटी में गुर्गों के साथ घुसकर वहां के टीचर को सरेआम पिटाई किए जाने के मामले में फरवरी 2017 से वह जेल में है। लखनऊ के कारोबारी मोहित अपहरण कांड में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वह पिछले करीब 4 साल से गुजरात की अहमदाबाद जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणियों के साथ उसे यूपी से बाहर किसी दूसरे राज्य की जेल में ट्रांसफ़र किए जाने के आदेश दिए थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट अतीक के साथ ही उसके परिवार वालों के मुकदमों की सुनवाई करते हुए तमाम चौंकाने वाली टिप्पणियां कर चुका है। हाई कोर्ट के 10 जज तो उसे अतीक से जुड़े मुकदमे की सुनवाई से खुद को अलग भी कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अतीक के परिवार पर कानूनी शिकंजा। अतीक का छोटा भाई पूर्व सपा विधायक अशरफ इन दिनों यूपी की बरेली जेल में बंद है। जुलाई 2020 में वह गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के वक्त उसके खिलाफ 33 मुकदमे दर्ज थे। 2.5 सालों से जेल में रहते हुए उसे पर 19 और आपराधिक केस दर्ज हुए हैं और मुकदमों की संख्या बढ़कर अब 52 हो गई है। अशरफ कई सालों तक 1 लाख रुपए का इनामी घोषित था। 2 नाबालिग छोटे बेटों को छोड़कर अतीक के बाकी तीनों बेटों के खिलाफ भी क्रिमिनल केस दर्ज है। सबसे बड़ा बेटा उमर लखनऊ तो दूसरा नंबर का अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद है। सीबीआई द्वारा 2 लाख रुपए का इनामी घोषित किए जाने के बाद बड़े बेटे उमर ने लखनऊ में सरेंडर किया था। दूसरे नंबर के बेटे अली ने 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मामले में पिछले साल जुलाई महीने में प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर किया था। तीसरा बेटा असद उमेश पाल शूट आउट केस में मोस्ट वांटेड और उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। माफिया अतीक इतना शातिर दिमाग का है कि सिस्टम को खरीदने और आतंक फैलाकर दबाने में यकीन रखता है। अतीक के खिलाफ तमाम बड़ी कार्रवाइयां करने वाले यूपी पुलिस के कई आईजी, रिटायर्ड आईपीएस अफसर लालजी शुक्ला का साफ तौर पर कहना है कि पुलिस और दूसरे महकामों के तमाम लोगों ने अभी अतीक को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। कभी उसे मिलने वाले उपहारों की लालच, उसके इशारे पर नाच रहे सरकारी तंत्र की मिलीभगत और मेहरबानी के चलते ही उसने अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया, गुनाहों की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया और देश विधानसभा से लेकर देश की संसद में पहुंच कर माननीय बन गया। लालजी शुक्ल के मुताबिक अपनी राह में रुकावट बनने वालों
किसी भी शख्स को उसने छोड़ा नहीं। चांद बाबा से लेकर उमेश पाल तक सबका एक ही अंजाम कराया। उनका कहना है कि जिन लोगों पर अतीक जैसे खतरनाक माफिया पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी थी वह उसका बचाव करते थे। सरकारी मशीनरी से लेकर सियासत पार्टियों ने उसे आज इस काम तक पहुंचा दिया। लेकिन एक दिन सबका अंत होता है। तो बाबा योगी राज में हुई बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ। ठीक, जब 2017 में योगी आदित्य की भाजपा सरकार बनी तब उस पर कार्रवाइयाँ बढ़ गई। योगी राज में अतीक और उसके गुर्गों के साथ ही तमाम करीबियों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई। उसकी कमर तोड़ दी गई, लेकिन गुनाहों की दुनिया का खात्मा होना अभी पूरी तरह से बाकी है। उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में माफिया अतीक के गैंग पर कुल 144 कार्रवाइयाँ की गई। गैंग से जुड़े हुए 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 22 करीबियों की हिस्ट्री सीट खोली गई। 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। 68 सशस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए और 2 लोगों को जिला बदर किया गया। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 771 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियां का ध्वस्तीकरण किया गया। इसके अलावा ठेके, टेंडर और दूसरे अवैध कामों पर 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की चोट की गई। अतीक को कुल मिलाकर 2368 करोड़ रुपए 2368 करोड़ रुपए की आर्थिक चोट दी गई। हालांकि जानकारों का दावा है कि 2 अरब से ज़्यादा की आर्थिक चोट के बावजूद उसके साम्राज्य में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस दर्ज किया। काली कमाई को लेकर माफिया के कई करीबी ईडी की रडार पर रहे। तमाम मामलों में गैंग के कई सदस्यों की जमानत कोर्ट से निरस्त कराई गई। शहर के लूकरगंज इलाके में अतीक के कब्जे से खाली कराई गई ज़मीन पर गरीबों के लिए बेहद कम कीमत पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं। हालांकि इन सारी कवायदों के बावजूद माफिया की दहशत की दुनिया अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका। अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू किया योगी सरकार ने। वरिष्ठ पत्रकार प्रतिभान त्रिपाठी के मुताबिक अतीक जैसे सफ़ेदपोश माफिया रसूखदार जरूर रहे हैं, लेकिन अगर सरकारों ने मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई होती और अफसरान ईमानदारी से काम करते हुए बाहुबली के तिलिस्म को तोड़ना कतई मुश्किल भी नहीं था। उनका दावा है कि सरकारी तंत्र अतीक के इशारों पर नाचता रहा, माफिया का संरक्षण करता रहा। सियासी उपयोगिता के चलते ही मायावती ने 2 महीने पहले अतीक की पत्नी की प्रयागराज से अपनी पार्टी की तरफ से मेयर का उम्मीदवार बनाया था और अब खुलकर परिवार का बचाव कर रही हैं। हालांकि यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और कभी अतीक के दबदबे वाली इलाहाबाद पश्चिमी सीट से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि माफिया के गुनाहों के ताबूत में अब आखिरी कील ठोकना बाकी है। सीएम योगी की मंशा के मुताबिक बाहुबली अतीक जल्द ही पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। हालांकि अतीक के परिवार का कहना है कि गुंडा माफिया और बाहुबली नहीं बल्कि गरीबों और मजलूमों का रहनुमा है। वह अरसे से सियासी साजिश का शिकार होता रहा। सियासी फायदे की वजह से ही अब उसका इनकाउंटर किया जा सकता है। कहा जा सकता है कि सरकारी तंत्र और सियासी पार्टियों ने भले ही अतीक को ठिकाने लगाने के बजाय अपने फ़ायदे की लालच में हमेशा उसे संरक्षण दिया हो, लेकिन अतीक जैसे माफियाओं को लेकर
उस समाज को भी नए सिरे से सोचने की ज़रूरत है, जो उसके अपने रहनुमा के तौर पर चुनकर सांसद और विधायक भेजती हैं। तो ये रही अतीक अहमद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।